today we are going to discuss about what is government. Chapter number 3, class 6 civics. Every country needs a government to make decision and get things done. हर देश को अलग अलग निर्णय लेने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है. और दिस कैन बी डिसीज़न अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल. और ये डिसीज़न किस चीज़ के लिए, मतलब कि सरकार को कहाँ रोड बनानी है, कहाँ स्कूल बनानी है, और किस तरह अगर किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो उसको डिक्रीज़ किया जाए, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंक्रीज़ किस तरह किया जाए. इन सब चीज़ों, इन सब इशू पे सरकार को काम करने होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, और सरकार सोशल इशू पे भी काम करती है. इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर. और सरकार के कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो गरीबों की मदद के लिए चलाई जाती है. इट डज़ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस. और इन सब के अलावा जैसे कि डाक सेवाएं चलाना या रेल सेवाएं चलाना भी सरकार का काम है. द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशनशिप विथ अदर्स. और गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि वो हमारी बाउंड्रीज़ यानी हमारे बॉर्डर की रक्षा करे, और मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशनशिप विथ अदर्स, और दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप, मतलब दूसरे देशों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप हो, इसे भी मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी होती है. इट हैज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी. और सरकार को ये भी इंश्योर करना होता है कि हर नागरिक के पास, देश के नागरिक के पास गुड हेल्थ सर्विस हो, उनके खाने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, इनफ फूड्स हो. और कभी कभी क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, तो उस वक्त भी सरकार का काम होता है कि लोगों को सुनामी, भूकंप, इन जैसे नेचुरल डिजास्टर से पीड़ित लोगों की सहायता की जाए. Perhaps you are wondering how government manage do all the things and why it is necessary for them to do so. तो आपको यह जानकर एक अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है. तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि सरकार को इन सब कामों को करना क्यों ज़रूरी है. तो देखिए, when human beings live and work together there need to be some amount of organization so that decision can be made. जब इंसान एक साथ रहते हैं, इकट्ठे लोग रहते हैं और इकट्ठे काम करते हैं, तो एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, एक कानून की ज़रूरत पड़ती है जिसको सब कोई फॉलो करे. some rules have to be made. ठीक है, एक कानून की ज़रूरत होती है ताकि हर किसी के ऊपर अप्लाई किया जा सकते. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. जैसे कि रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए और देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सरकार की भूमिका होती है. सो पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि लोग, जो देश में लोग रह रहे हैं, वो सिक्योर फील करें. गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस एमंग ऑल द पीपल इन देयर टेरिटरी. तो सरकार इस कई तरह के काम करती है, और वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है, और अपनी टेरिटरी में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है. अब हम देखेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की कितने लेवल होते हैं, कितने स्तर पे गवर्नमेंट सरकार होती है. तो नाउ दैट यू कैन दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर many different things, can you think of how it manage do all these things? The government work at different level. सरकार different level पे काम करती है, at local level, at the local level, at the state and at the national level. एक तो लोकल लेवल की सरकार होती है, एक स्टेट लेवल की, और एक सेंट्रल लेवल पे सरकार होती है. द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर द इंटायर स्टेट. स्टेट लेवल की जो सरकार होती है वो पूरे इंटायर स्टेट, पूरे स्टेट के लिए होती है. और जो लोकल लेवल की सरकार होती है वो एक किसी खास विलेज, किसी खास टाउन के काम करती है. फॉर एग्जांपल, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के लिए होती है, जैसे हरियाणा एक स्टेट है, असम एक स्टेट है. एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री. और जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो पूरे इंटायर कंट्री के लिए होती है. यू विल रीड अबाउट हाउ द लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लास. अब हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे, और सेंट्रल और स्टेट के बारे में भी आगे की क्लासों में पढ़ेंगे.
नाउ लॉ एंड द गवर्नमेंट. लॉ मीन्स कानून, नियम, एंड द गवर्नमेंट और सरकार. द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरी वन हु लिव इन कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस. सरकार कानून बनाती है और जो उस देश में रहते हैं उनको ये कानून मानना पड़ता है. दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. और यही एक तरीका है जिससे सरकार चल सकती है, सरकार अपने कामकाज को जारी रख सकती है. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन. जिस तरह सरकार के पास ये पावर होता है कि वो कानून बनाए, उसी तरह सरकार के पास ये भी पावर होता है कि वो इसको इन्फोर्स करे यानी उसे लागू करवाए. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लॉ दैट से दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस. एग्जाम्पल के लिए ये कानून है कि जो भी ड्राइविंग करेगा उसके पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, और अगर जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है. नाउ इन एडिशन टू एनी एक्शन that government can take, there is also a step that people can take if they feel that a particular law is not being followed. और जहाँ सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो कानून बना सकती है, वहीं अगर लोगों को लगता है कि कोई पर्टिकुलर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो वो ये लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और कोर्ट फिर यह डिसाइड करेगी कि क्या करना है. नाउ इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. और अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर सरकार को ये पावर देता कौन है. तो इट इज़ द पीपल, ये लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं. दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम. और ये ऐसा इलेक्शन के थ्रू करते हैं. इलेक्शन में ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्ट करते हैं और एक बार इलेक्ट हो जाने के बाद ये सरकार में जाते हैं और वहाँ पे कानून बनाते हैं. और इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल. और डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल ये है कि डेमोक्रेसी में सरकार फ्री नहीं होती है कुछ भी करने के लिए. अगर सरकार कुछ करती है तो उसे एक्सप्लेन करना होता है अपने एक्शंस को, एंड डिफेंड इट डिसीज़न, और अपने डिसीज़न को डिफेंड करना होता है, उसे बताना होता है कि उसने ऐसा काम क्यों किया, उसने ऐसा एक्शन क्यों लिया. लेकिन वहीं दूसरे तरह की जो गवर्नमेंट होती है वो है मोनार्की. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की, जिसमें क्या होता है किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन. इसमें किंग या तो क्वीन के पास ये पावर होता है डिसीज़न मेकिंग का. और ये क्या होता है मोनार्की में, क्या होता है कि लोग वहाँ से सवाल नहीं कर सकते हैं, ना तो गवर्नमेंट वहाँ पे जवाब देती है जनता का, लोगों का. वहाँ मोनार्की में ऐसा नहीं होता है. हाँ, डेमोक्रेसी में सरकार को जवाब देना होता है अपने कार्यों का, लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता. नाउ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में. तो इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी. इंडिया हमारा देश डेमोक्रेसी है. दिस अचीवमेंट इज़ रिजल्ट लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडिया पीपुल. और हमें डेमोक्रेसी एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मिली है. देयर आर अदर प्लेसेस इन वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी. और दुनिया में अलग अलग देश भी हैं जहाँ पे लोगों ने डेमोक्रेसी को पाने के लिए संघर्ष किया, इसके लिए लड़ाई लड़ी. यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी इज़ दैट द पीपल हैव द पावर टू एलेक्ट देयर लीडर्स. तो डेमोक्रेसी का जो मेन फीचर है कि लोगों के पास पावर होता है अपने लीडर को एलेक्ट करने के लिए, अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए. वो इलेक्शन के थ्रू अपने लीडर को एलेक्ट करते हैं, यानी उनके पास वोट का पावर होता है. सो इन सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल. इस वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में लोग ही रूल करते हैं, क्योंकि वही वोट दे के एलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं. So the basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. Democratic government in our time are usually referred to as representative democracy. आज के समय में क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, यानी हम किसी अपने लीडर को अपने एरिया से एक लीडर को चूज़ करते हैं और हम ये मानते हैं कि हमारे बिहाफ पे ये कानून बनाएंगे पार्लियामेंट में. In representative democracy, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process. हम इलेक्शन प्रोसेस से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए कानून बनाते हैं. दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन. दिस डे गवर्नमेंट कैन नॉट
call itself democracy unless it allow what is known as universal adult franchise। आज के दौर में हम गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी तब तक नहीं कह सकते जब तक वहाँ पे सारे एडल्ट लोगों को वोट का अधिकार ना हो, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि सारे एडल्ट लोगों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, पढ़ा हो या ना पढ़ा लिखा हो, सबको वोट देने का अधिकार हो सारे एडल्ट लोगों का, उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि आपको बिलीव नहीं होगा कि पहले पुअर लोगों को और वुमेन लोगों के पास वोट का अधिकार नहीं था। इन द अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउ ओनली मैन ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। पहले क्या था कि जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी और जो इंसान एजुकेटेड होता था उन्हीं को वोट का राइट था। दिस मीन्स दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। यानी वुमेन, पुअर और अनएजुकेटेड और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्न बाई द रूल एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। और यही जो लोग, कुछ गिने गुने चुने लोग जो कानून बनाते थे, इन्हीं का कानून सारे देश पे लागू होता था। यानी बस जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी और जो एजुकेटेड होते थे उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore come together to determine the fate of the majority। और आज़ादी से पहले यानी 15 अगस्त 1947 से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में क्या था, केवल स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। बहुत ही छोटी संख्या को वोट देने का अधिकार था और ये बहुत ही कम लोगों के लिए लॉ बनाते थे और ये लॉ जो है तो बहुत बड़े पॉपुलेशन पे लोगों को फॉलो करवाया जाता था, यानी मानना पड़ता था। तो सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिटरमाइंड दैट ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट। और बहुत सारे लोग साथ में गांधी जी भी थे जो ये जो गलत था इससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए और ये डिमांड करते थे या चाहते थे कि हर इंसान के पास वोट का अधिकार होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और इसे ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा गया। नाउ राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड, एक जर्नल थी, पत्रिका थी यंग इंडिया, उस पत्रिका में 1931 में गांधी जी कहते हैं कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट ए मैन हु गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। कहते हैं कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है, मैं इस बात को पसंद नहीं करता, कि इस आइडिया को मैं पसंद नहीं करता कि जो अमीर इंसान है उसे ही केवल राइट हो वोट देने का, और जिसके पास कैरेक्टर हो लेकिन वो अमीर नहीं है लेकिन उसके पास अच्छा व्यवहार है उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। और दैट ए मैन हु वर्क ऑनेस्टी बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। और ऐसा इंसान जो दिन रात मेहनत करके पसीना बहा के मजदूरी करता है, काम करता है देश के लिए, लेकिन उसने गुनाह क्या किया है कि वो गरीब होने का गुनाह किया है, इसलिए उसके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। यानी गांधी जी भी चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार मिले। बस चैप्टर यही है। और एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि नाउ वर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर। आज के दौर में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कभी भी अपनी इच्छा से अपनी शक्ति को लोगों में बांटती नहीं। कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हम अपनी पावर को कम करके, मतलब जनता के हाथ में दे दे या जनता को दे दे, अपनी पावर कम करें। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वोमेन हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। बोल रहा है कि यूएसए में और यूरोप में वोमेन को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी वोट का अधिकार को पाने के लिए। गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये जो मूवमेंट था औरतों का, वोमेंस का, राइट टू वोट का, ये मूवमेंट और भी मतलब उग्र हो गया और भी तेज़ी से होने लगा। कब? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वोमेन सफ्रेज मूवमेंट। और इस मूवमेंट को ही वोमेन सफ्रेज मूवमेंट कहा गया। सफ्रेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट, सफ्रेज का मीन्स होता है राइट टू वोट। यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के वक्त
में क्या है कि वोमेन जो है और तेज़ी से अपनी मांग को रखने लगी लोगों के पास कि उन्हें भी वोट का अधिकार होना चाहिए। इससे पहले उनके पास वोट का अधिकार नहीं था। ड्यूरिंग द वॉर मेनी मैन वर अवे फाइटिंग, देन बिकॉज ऑफ हिज वोमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग वॉर में लगे हुए थे, मतलब युद्ध में लगे हुए थे, और जो काम पहले आदमी करते थे, मैन किया करते थे, वही काम अब औरतें करने लगी। तो उस वक्त क्या हुआ, लोग देख के मतलब बहुत आश्चर्यचकित हुए कि जो काम हम पहले सोचते थे कि ये काम औरतें नहीं कर सकती, ये काम वोमेन नहीं कर सकती, लेकिन उसी काम को वोमेन बहुत अच्छे से कर रही हैं। और इस वजह से वोमेन को एक बल मिला, एक साहस मिला कि नहीं, अब उन्हें जो है तो राइट मिलना चाहिए वोट का, और वो भी अब कैपेबल हैं डिसीजन मेकिंग को लेकर। द सफरेज demanded the right to vote for all women, and to get their demand heard, they changed themselves to railing in the public place. Many suffragettes were imprisoned and went to hunger strike, and they had to be fed by force. American women got the right to vote in 1920, while the women in the UK got to vote on the same term as men some year later in 1920. जो वोमेन का ये डिमांड था कि उन्हें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, तो इसके लिए वोमेन ने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी इसके लिए, और फिर जाके 1920 में अमेरिका में वोमेंस को ये अधिकार मिलता है कि अब वो भी वोट दे सकती हैं। और कुछ साल बाद यूनाइटेड किंगडम में, यूके में इन 1928 औरतों को ये अधिकार मिलता है कि वो भी अब वोट दे सकती हैं।